बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। जिला पुलिस बालाघाट की ओर से पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर 2020 को शहीद स्मारक स्थल रक्षित केंद्र बालाघाट में प्रातः 9 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिस एवं जन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और शोक परेड का आयोजन होगा तथा शहीदों के परिजनों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक KP वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार भी उपस्थित रहेंगे। तो ये पुलिस मार्टियर्स डे पे हम एक सप्ताह के पहले से करते हैं कि हमारी सामाजिक कम्युनिटी पोलिसिंग करते हैं, और इस बार कोरोना के कारण और इसलिए हम उसको एक दिन पहले कर रहे हैं। उसमें एक लोगों को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि कल हमारे पुलिस स्मृति दिवस है, और इस संबंध में हम ये एक छोटा सा एक सामाजिक कार्य हमारी पुलिस लाइन में किया है। ये हमारे वृक्षारोपण किए आज शाम को, उनके स्मृति में जो जिस जवान ने इस देश के लिए नक्सलियों को लड़ते लड़ते जो अपना जान गंवाया है, उनके स्मृति में हम आज एक शाम को एक दीप प्रज्वलन वाला एक कैंडल लाइट का एक छोटा सा कार्यक्रम भी करेंगे। उसमें उनके स्मृति में कर रहे हैं। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कल हमारे कार्यक्रम भी रहेगा और इसमें सभी को आमंत्रित। उड़नदस्ता वनवरत बालाघाट द्वारा आज पश्चिम बैहर वन परिक्षेत्र के वन कक्ष में एक ट्रैक्टर ट्राली को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। उड़नदस्ता द्वारा नीले रंग के बिना रजिस्ट्रेशन के पावर ट्रैक ट्रैक्टर को रेत का परिवहन करते पकड़े जाने के बाद चालक दयाशंकर से रेत के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। किसानों एवं ग्रामीणों की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए 20 अक्टूबर को बिरसा तहसील के दूरस्थ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्राम मछुरदा में शिविर लगाया गया। SDM गुरुप्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की सीमांकन, नामांतरण, फौती दर्ज, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र बनाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पंजीयन कराना एवं राजस्व से संबंधित अन्य समस्याओं के आवेदन को लेकर उनका निराकरण किया गया। गांव की बात कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम पहुंचने जा रही है किरनापुर क्षेत्र के अति संवेदनशील धूर नक्सल प्रभावित ग्राम बोदाल झोला। यहां पर हम जानेंगे कि यहां निवासरत जो आदिवासी है उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और इनके जीवन मानक स्तर में आज़ादी के 74 साल बाद कितना कुछ परिवर्तन देखने मिल रहा है। सरकारी योजनाओं की हकीकत भी हम इस गांव में दिखाएंगे। साथ में इन आदिवासी परिवारों की संस्कृति, सभ्यता और इनके प्राकृतिक क्षेत्र में जो रहवास की पद्धति है उसके बारे में भी हम इस खास रिपोर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। इन आदिवासियों की समस्याओं को जानने के लिए हमारी टीम हट्टा से किरनापुर और किन्ही कलकत्ता देवटोला के रास्ते बोदाल झोला की पहाड़ियों पर पहुंची। यहां पहुंचने से पहले ही हमें सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बदहाली की तस्वीरें दिखाई दी। जगह जगह मार्ग पर विद्युतीकरण योजना के पोल आड़े खड़े और तिरछे नजर आए। जानकारी जुटाने पर पता चला कि योजना के नाम पर बोदाल झोला में बिजली पहुंचाने के प्रयास तो खूब हुए, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण इन खंभों की नींव इतनी कमज़ोर और दोयम दर्जे के मटेरियल से तैयार की गई कि चंद दिनों बाद ही यह खंभे झुकने लगे, टूटने लगे और बिखर कर सड़क पर आ गए।
इसके बाद हमें बोदाल झोला से करीब 8 किलोमीटर पहले पहाड़ी पर कंक्रीट सड़क का निर्माण होते दिखाई दिया, लेकिन इसके आगे रास्ता बंद था क्योंकि इस बार हुई बारिश के चलते बोदाल झोला की पहाड़ी कई स्थानों पर दरकने के बाद सड़क पर आ गई और मार्ग पूरी तरह से बदहाल हो गया। आलम यह है कि इस मार्ग पर मोटरसाइकिल चलाना भी आसान नहीं था। फिर भी हमारी टीम जैसे तैसे इस घाटी को पार करने के बाद बोदाल झोला पहुंच गई। इससे पहले कि हम आपको सीधे बोदाल झोला की दर्द भरी दास्तां सुनाएं, आइए जानते हैं यहां पहुंचने से पहले घाटी का आंखों देखा हाल। बोदाल झोला के लिए जब हम निकले तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद में बोदाल झोला की पहाड़ी मिली। यहाँ पर मार्ग बंद मिला और उसके पहले ही यहाँ पर एक सीमेंट रोड का काम शुरू मिला। आइए जानते हैं किसके द्वारा यह काम कराया जा रहा है और क्या कुछ इस काम करने के पीछे सरकार की मंशा है। महेश बताओ, ये काम चल रहा है, कौन सी योजना के तहत में ये काम चल रहा है? ये सब मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत चल रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ये रोड बनने वाली है? ये रोड बोदाल झोला रोड बन रही है। तो आगे किस तरह की योजना है प्रशासन की? आप लोगों को कुछ निर्देश होंगे? ये योजना है कि इसकी सफाई करना, कटिंग करना, इसके आगे काम चालू रखना है। अच्छा, अभी बड़े वाहन, चौपहिया वाहन नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं जाएंगे। पहाड़ी मौसम के चलते, बारिश के चलते खिसक गई है। कहाँ कितने स्थानों पर खसक चुकी है पहाड़ी? वैसे करीब नहीं खसी है, 2, 3, 4 जगह। इसमें ये सीमेंट रोड बना रहे हैं, कितने किलोमीटर की ये रोड बनेगी? ये 3-3.5 किलोमीटर की। कहाँ से कहाँ के बीच में? बस इधर ही घाट पोर्शन में। घाट में ही बनेगी? हाँ। नहीं, नीचे तक है, उधर नीचे तक। अच्छा, नीचे तक पूरा सीमेंट रोड का हाँ, था? सीमेंट रोड। तो बोदाल झोला की पहाड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सितंबर के अंतिम दिनों में हुई भारी बारिश के चलते इस रोड को नुकसान हुआ है, इस पहाड़ी को कितना नुकसान हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पे जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको कितनी कुछ परेशानियाँ होती है। कोई इतना तो थोड़ा सा ही जी बारिश भरी रोड तो नहीं है, पूरा खराब हो गई। तो साइकिल से आना जाना करते हो इतने घाटी के ऊपर में, कैसे कैसे पहली आते? बार ही पहली बार ही है? है। तो आप इतनी ऊंची घाटी पर आप कैसे साइकिल से आ गए? तो है नहीं जी, उधर हाइट टूबल के खरा तो कोई कहाँ नहीं, घाटी के ऊपर चढ़ने में तकलीफ नहीं हुई? नहीं, तकलीफ तो होती है। तो क्या ढकेलते हुए लाए पूरी साइकिल को? बालाघाट से हट्टा और हट्टा से किरनापुर और किरनापुर से किन्ही कलकत्ता होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं उस गांव में जिसका नाम है बोदाल झोला। घने पहाड़ियों के बीच में बसे इस गांव में गोंड आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस गांव में क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं और शासन प्रशासन के द्वारा इनकी समस्याओं के निदान के लिए कितना प्रयास किया गया है। बोदाल झोला पहुँचने के बाद हमने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा वह और भी हैरान करने वाला सच था और जिम्मेदार शासन प्रशासन के लिए शर्मसार करने वाला। यहाँ पर पिछले 4 माह से बिजली नहीं है और गांव में कहीं पर भी स्वच्छ पानी का ठिकाना नहीं। जो हैंडपंप यहाँ पर खुदवाए गए हैं उनका हाल बेहाल है। एक भी हैंडपंप में इंसानों के पीने योग्य पानी नहीं आता है। मजबूरी में लोग नदी नालों का पानी पीने मजबूर है, फिर इन्हीं हैंडपंपों से निकलने वाला गंदा पानी भी। जब मैंने इस पानी को देखा तो ऐसा लगा कि स्वच्छ पानी है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकने के बाद हमने देखा कि ये पानी जो है पूरी तरह से इसका जो रंग है वो बदल गया है। अब ये धीरे धीरे पानी लाल हो रहा है और इसी पानी को पीने के लिए मजबूर होते हैं यहाँ के लोग। तो कुछ इस तरह की स्थिति है, इंसानों को पीने के लिए भी यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है ठीक से। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कुछ विकास इन गाँव में हुआ है और सरकारें कितना प्रयास कर रही है। बोदाल झोला की दर्द भरी दास्तान का यह पहला पड़ाव था। इसके बाद जो हमने सुना वह तो और भी अधिक चिंताजनक विषय था।
हमें पता चला कि यहाँ पर बीते 4 माह के दौरान सड़क संपर्क टूट जाने से लोगों को बीमार होने के बाद कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। नतीजतन करीब आधा दर्जन आदिवासी परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया। इनमें से एक प्रसूता महिला परमिला प्रते और उसके नवजात शिशु ने 14 अक्टूबर को ही इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। तो वही श्रीचंद तिलगाम के माता पिता की बीमार होने के बाद इलाज के अभाव में मौत हो गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राधिका तिलगाम की 5 साल की बेटी आरुषि ने भी बुखार आने के बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद यह परिवार यहां से गांव भी छोड़ चुका है। इसी तरह भागवंती तिलगाम की 3 साल की बेटी की भी तबीयत खराब होने के बाद उपचार नहीं मिलने से मौत हो गई है। यह सभी घटनाएं बीते 4 माह के भीतर हुई है। जी, बहुत ही दिक्कत है हमको। यहाँ रोड का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, ढंग से पानी पीने का सुविधा नहीं है। ऐसे बहुत सारे समस्या हैं। कहाँ से पानी लाते हैं यहाँ के लोग? अब तो वो यहाँ तो हैंडपम्प से अभी तो पीते हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदा पानी निकलता है। अच्छा, फिर कहाँ से पीते हो पानी? जरिया से पीते हैं। 14 तारीख को बुधवार दिन को एक डिलीवरी बॉय का डेट हो गई ना। कैसे? वैसे जब डिलीवरी हुई उसका बच्चा निकला, फिर वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं निकला। यहाँ डॉक्टर का सुविधा नहीं, डॉक्टर का सुविधा नहीं, एम्बुलेंस यहाँ से जाती नहीं है? नहीं। अच्छा, 14 तारीख मतलब कोई बीमार हो जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है इस गांव में? मुश्किल हो जाता है जी। अब थोड़ा बहुत तो बीमार रहेगा उसको कैसे भी अपन ले जा सकते हैं। अब ज़्यादा बीमार हो गया तो उसको तो नहीं ले जा सकते ना। सर सुभाष तिलगाम। सुबह से बताओ, ये मकान किसका है? ये तो सर गणेश का था। अच्छा। उनका बेटे वगैरह रहते थे यहाँ पे 2, श्रीचंद। तो अभी और कहाँ प्रकाश रहते हैं? तिलगाम। अभी चितपार चले गए सर। छोड़ क्यों छोड़ दिए गांव को? सर जी उनके माँ बाप नहीं रहे अब। कैसे मौत हुई है उनसे? यही सर यहाँ का तभी ये रोड की वजह से चले गए वो, पानी की तबीयत खराब। यहाँ से कोई बाहर ले जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है? साधन ही नहीं था, बाइक वीक भी बैठा नहीं सकते सर, कैसे ले जाते। भागवंती, ये बताओ आपके बेटी की कैसे मौत हुई थी? उसको बुखार चाह रहा था तो बुधवार का दिन ने चाहा, रात दिन एक बराबर हो गया। थोड़ी देर उतर रहा था उसका बुखार। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह आते नहीं क्या? फोन लगा के बुलाए डॉक्टर को, डॉक्टर भी नहीं आए समय। अच्छा अच्छा, तो लेके गए थे कहीं पर? और इलाज भी करवाए थे, 2-3 दिन पहले इलाज कराए थे उसको। कुछ बताए क्या हुआ है था बच्चे को? कुछ नहीं होता, उसको बुखार अच्छा रहा था, हल्का सा बुखार। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए साधन नहीं है क्या कोई? नहीं, यहाँ से कोई साधन नहीं। एम्बुलेंस वगैरह, गाड़ी वगैरह? गाड़ी तो रोड खराब है ना, इसलिए नहीं ले जा पाए। अच्छा, हमारे यहाँ तो बीमारी के कारण 2-3 लोग अभी मर चुके। अब डॉक्टर के पास में ले जा नहीं सक रहे हम लोग। रोड रहती तो कहीं यानी एम्बुलेंस बुला सकते थे, ले भिजवा सकते थे, वो भी नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। सबसे पहले तो रोड आवागमन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है हम लोग। गांव में गोंड आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जो पारंपरिक खेती तो करते हैं, लेकिन कुछ परिवारों को आज भी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं, जिससे इन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी फायदा नहीं मिल रहा है। गांव में 15 साल पहले वन विभाग के द्वारा लोगों के अनाज पिसाई के लिए जो आटा और धान की मशीन लगाई गई है, वह करीब 5 सालों से बंद हो चुकी है, जिससे यहां पर निवास करने वाले परिवारों को आज भी उस काल से धान की कुटाई कर चावल तैयार करना पड़ रहा है। इस गांव में लॉकडाउन के बाद कई लोगों की आर्थिक समस्याएं भी विकराल हो गई है, जो सरकारी राशन के भरोसे जैसे तैसे पेट पालने मजबूर है। आपको बता दें कि बोदाल झोला गांव बक्कर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां बारिश के बाद पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन यहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन और परेशानी में डालने वाला है। दोनों ओर से नदी, नाले और पहाड़ है, बीच में यह गांव है जो कि मुख्य धारा से पूरी तरह कटा हुआ प्रतीत होता है। इस गांव में वैसे तो 3 अलग अलग टोले और मंजरे भी हैं, जहां पहुंचने के बाद यहां की तस्वीरें ही बयां कर देती है कि बीमार पड़ने के बाद आपको कोई बचाने वाला यहां नहीं है, क्योंकि इस गांव से निकलने के बाद चारों ओर नदी, नाले और पहाड़ है जो चाहकर भी आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। किरनापुर होते हुए बोदाल झोला पहुंचना तो कठिन ही है, लेकिन डाबरी होते हुए इस गांव में पहुंचना बेहद ही जटिल और मुश्किलों भरा है। यहाँ पर जनजाति परिवार के लोग धान की खेती करते हैं,
साथ में वनों से निकलने वाले फल जैसे हर्रा बेहड़ा के छिलकों को बेचकर कुछ रुपया भी कमा लेते हैं। लेकिन इस गांव तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह से बंद होने और घाटी पर जगह जगह भूस्खलन से पहाड़ों में कटाव होने के बाद यह मार्ग आवागमन के लिहाज से पूरी तरह असुरक्षित है। हमने यहाँ पर भी कई आदिवासी परिवारों से चर्चा की, उनकी माली हालत को जानने का प्रयास किया, तब जाकर यहाँ के हालातों से हम रूबरू हो पाए। कितनी गंभीरता से ले रहा है सर इस मामले को प्रशासन और क्या कुछ कार्रवाई करेगा सर? चूँकि ये पहाड़ी सड़क है इसलिए बारिश के दौरान ये डैमेज हुई है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें रिस्टोरेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और जहाँ भी आवश्यकता होगी तुरंत इसमें रिस्टोर की कार्रवाई की जाएगी। बात जो आप मौत की कह रहे हैं इस संबंध में उतना मेरे जानकारी मेरे पास नहीं है अभी। अगर ऐसा होगा तो एक बार मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज करके और अन्य अपने राज्य विभाग की टीम को देकर एक बार जाँच करवा करके मैं इससे डिस्कस कर पाऊँगा कि मृत्यु कितनी हुई है। लेकिन हाँ, जो समस्या है बिल्कुल सही है कि चूँकि परिवहन आवागमन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से लोग समस्याग्रस्त हैं। अब चूँकि बारिश बंद हो चुकी है, अगले 15 से 20 दिन में रास्ते को रिस्टोर करने का प्रयास किया। सर यहाँ पे पेयजल की समस्या भी बरकरार है। हैंडपम्प जो लगाए गए हैं उनमें से जो पानी निकल रहा है वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, जानवरों को पीने योग्य भी नहीं है सर। इस स्थिति में उन्हें फिर से नदी नालों का पानी पीना पड़ रहा है। इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगा प्रशासन? मैं PHE की टीम भेज करके एक बार उसकी जाँच करवाएंगे, उनके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं उस पर कार्य किया जाएगा। वनग्राम बोदाल झोला में जिस तरह से लोगों के मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस मामले पर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि वहां पर जो कुछ भी समस्या है उसे लेकर तत्काल वो अधिकारियों को निर्देशित कर जांच कराएंगे। साथ में यहां पे जो ट्राइबल परिवार रोड की समस्याओं की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उन्हें भी तत्काल इससे जोड़ा जाएगा और अधिकारियों के माध्यम से वहां पे डॉक्टरों की टीम पहुंचाने का भरोसा भी जिला कलेक्टर ने दिलाया है। देखना यह होगा कि आखिरकार ये जो अधिकारों से वंचित आदिवासी परिवार है, इनके जीवन मानक स्तर में कितना कुछ बदलाव आता है और क्या कुछ प्रशासन इनके लिए कर पाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर बालाघाट जिले के प्रसिद्ध धाम मां कालीपाट में जगतजननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्रि पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर श्रद्धालुओं की रोजाना भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो बालाघाट जिले में प्राचीन और आध्यात्मिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण मंदिर है जहां पर भक्त श्रद्धानुसार प्रतिवर्ष पहुंचते हैं, लेकिन सिविल लाइंस स्थित मां कालीपाट मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र है। कालीपाट मंदिर में मां काली की प्रतिमा सोई हुई मुद्रा में विराजमान है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नवरात्रि के अवसर पर सिद्धपीठ मां कालीपाट मंदिर में कलश स्थापना व अन्य आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में जिलेवासियों की सहभागिता होती है। अपन सुबह से जो 4 बजे से माई का अभिषेक करते, अभिषेक करने के बाद माई के भक्त एक एक 2 करते भीड़ लग जाती है। फिर अपन शाम को 108 दीप का माई की आरती करते हैं, वो अति सुंदर और सुंदर ही लगती है। पंडित जी, बालाघाट क्या पूरे मध्य प्रदेश में यही एक प्रतिमा ऐसी है जो माँ का स्वरूप लेटा हुआ है, क्या विशेषता है? ऑल इंडिया बोलोगे तो चल जाएगा, ऑल इंडिया में आपको ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जहाँ अपने बालाघाट में।